ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर उन्हें बोलने न देने का आरोप लगाया तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। कानून मंत्री ने कहा कि ममता का आचरण शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता ने 24 परगना के डीएम को बोलने से रोका, ये आरोप लगाया है कानून मंत्री ने। जिला अधिकारियों से बात करने पर ममता को क्या परेशानी है, ये सवाल भी रविशंकर प्रसाद ने किया है। और राजनीति से उठकर जनता की बात करे ममता, ये नसीहत भी रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी को दी है। तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने देने का मौका नहीं मिला। उसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया। ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की कि वो मीटिंग सफल ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा प्रदेश के डीएम्स को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, जबकि पूर्व में आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल आदि प्रदेश के भी जिलाधिकारियों ने अपनी बात रखी है। और प्रधानमंत्री की सोच बहुत साफ है कि जो भी जिला और जिले के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अच्छे काम को देश में जानना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। आज भी ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया। कहा कि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोई ममता जी पहली बार नहीं कर रही हैं। पहले तो सवाल यह है कि ममता जी ने आज तक प्रधानमंत्री के द्वारा आहूत कितनी बैठकों में भाग लिया है। 17 मार्च को चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जब महाराष्ट्र के कोरोना के आंकड़ों के आलोक में लगा कि देश में बताने की ज़रूरत है। वहाँ ममता जी नहीं थी। पहले भी प्रधानमंत्री ने जितनी बैठक बुलाई है, ममता जी एक आध छोड़ करके किसी में भी हाजिर नहीं हुई हैं। और इसके अलावे हमारे पास तो बाकायदे डेटा है कि 14 में पीएम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में ममता जी नहीं आई। लैंड बिल पर 2015 में ममता जी बैठक में नहीं आई। 2019 में नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी में ममता जी ने भाग नहीं लिया। 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में भी ममता जी ने भाग नहीं लिया, जो सीएम के साथ बुलाई गई थी। तो कहना यह है कि वो मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ भाग नहीं लेती और आज मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। मैं ममता जी से एक सवाल पूछता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत के सभी कलेक्टर से, जिलाधिकारी से उनके जिले में अच्छे काम किए कितने हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है? और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से बात की, जो कि वो अब सिलसिलेवार तरीके से रोज लगभग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी रोकी जाए और तमाम मुद्दों पर बात की। यहां भी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पर ही आरोप लगा रही थी कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि ये मीटिंग और ये संवाद तो जिलाधिकारियों के साथ था। बिल्कुल अदिति, जो एजेंडा था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फील्ड ऑफिशियल के साथ ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसमें संवाद सिर्फ और सिर्फ डीएम के साथ था। और आज की बैठक में भी देखिए 7 डीएम्स को बोलने का मौका मिला है, जिसमें 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों के थे, चाहे आंध्र प्रदेश को, केरल को हो, राजस्थान को या महाराष्ट्र को। तो 7 में से 5 गैर बीजेपी शासित राज्य के और एक 24 परगना जो वेस्ट बंगाल का था, उसको बोलने का मौका नहीं दिया उनके ही मुख्यमंत्री ने। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगा रही है, और देखिए ये सीधे तौर पर था जब सीएम की, जैसा रविशंकर प्रसाद भी बता रहे हैं, जो सीएम के साथ बैठक होती है उसमें सीएम अपनी बातें रखते हैं, और जब पूरे सभी राज्यों के सीएम के साथ होती है तब भी ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों के सीएम बोलते हैं, उसमें भी 8 या 10
सीएम को बोलने का मौका मिलता है। जब सेकंड टाइम होता है सीएम की बैठक, उसमें जो बचे हुए रहते हैं वो बोलते हैं। यही परिपाटी, यही परंपरा पिछले 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है। खासकर 2020 से अगर कोविड को लेकर जो भी प्रधानमंत्री ने बुलाई है बैठक सीएम के साथ, उसमें यही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। एक बैठक में 8 या 10 मुख्यमंत्री बोलते हैं और दूसरी बैठक में बचे हुए मुख्यमंत्री बोलते हैं। उसी तरह से आज भी 7 डीएम को बोलने का मौका दिया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के भी एक डीएम थे जिनको बोलने का अवसर ही नहीं दिया खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल एजेंडा था उसका इस बैठक में कम से कम पूरी तरह से पालन हुआ। जहाँ तक ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि वैक्सीन की ब्लैक फंगस की बात, तो ये मुख्यमंत्रियों के बात जब संवाद होता है उसमें चर्चा होती है। और प्रधानमंत्री ने पिछले 10-15 दिन में अगर देखा जाए जो स्ट्रक्चर, जो 3-4 बैठकें हुई है सीएम की, वो अलग है। जो ऐसे भी प्रधानमंत्री ने लगातार एक दिन में 5-5 मुख्यमंत्रियों से बात की है और ऐसे कुल मिलाकर 20 से 21 मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात किया है उन्होंने इसी सब विषय पर, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, चाहे कोविड केसेस को लेकर हो, या फिर ब्लैक फंगस को लेकर हो, या दूसरे तमाम तरह की बातों को लेकर। तो कहीं ना कहीं केंद्र अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कोरोना बहुरूपिया है, धूर्त है, इसमें सबको मिलकर साथ काम करना होगा, तभी इस जंग से जीत सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि ज़मीन पर कुछ और ही चल रहा है। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही है, लेकिन ज़मीन पर सियासत कुछ और ही दिशा में जा रहा है। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फ्लॉप रही और इस विकल्प कौन हो सकता है, तो मैं हूँ। और मैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों को हो या फिर ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका विकल्प मैं हूँ, आगे चलकर मैं ही हूँ। तो मैं के चक्कर में मैं ही एक ऐसा सियासी वर्ड हो गया है जिसमें केंद्र सरकार को कोसने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आपने देखा टूल किट के जरिए हो या आज की बैठक के जरिए, इसके पहले जो बैठक लाइव हुआ था उसके जरिए, तो मैं एक हो गया कि मैं ही विकल्प हूँ। केंद्र सरकार पूरी तरह से बिल्कुल। और रविंद्र, जिस तरीके से आपने बोली, एक अहम बात बोली कि ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, आपको जनाधार मिला है अपने राज्य में, आप अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस पद का सम्मान है। लेकिन जब आप एक महामारी से लड़ रहे हैं तो आपको केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ना होगा। ये बात अरविंद केजरीवाल को भी समझने की जरूरत है और ममता बनर्जी को भी। बिल्कुल। अब पिछले 1 साल से अगर सियासत देखिए तो लॉकडाउन को लेकर कहा गया कि राज्यों को अधिकार दिया, राज्यों के हाथ में दिया गया, तो राज्य आनाकानी कर रहे थे। कई आपने देखा कि राहुल गांधी का ट्वीट कि केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार क्यों नहीं लॉकडाउन पूरे देश में कर रही है। लॉकडाउन उनके हाथ में दिया गया तब भी परेशानी। उसके पहले वैक्सीन को कहा गया कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, राज्यों को अधिकार में देना चाहिए, वो ग्लोबल टेंडर करे या जैसे भी उसको अपने पास ले आए। जब ये दिया गया केंद्र सरकार द्वारा तो उसमें भी परेशानी हो रही है, तरह तरह के ट्वीट, तरह तरह के बयानी हो रही है कि ग्लोबल टेंडर हम कैसे कर सकते हैं, ये केंद्र का काम है। जब सब कुछ केंद्र काम है तो केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए सभी राज्यों को, तभी इस महामारी से जीत हासिल हो सकती है। ये दिल्ली की समस्या नहीं है, वेस्ट बंगाल की समस्या नहीं है, पंजाब और बिहार की नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है। जब लाखों की संख्या में हर रोज मरीज आ रहे हैं, हजारों की संख्या में मौत हो रही है, आंकड़े कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ज़मीन पर यह बीमारी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये नए नए स्वरूप में आ रहा है जो घातक भी हो रहा है, तो उससे बचना होगा तो सबको एक साथ चलना होगा। सियासत तो जब इलेक्शन होता है, अभी ममता बनर्जी चुनाव जीत के आई हैं, जहां पर बीजेपी के साथ जोर आजमाइश थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीत के आए हैं, राजस्थान में राहुल गांधी की सरकार है वहां पर। तो जहां सियासत जब समय होता है वहां करने की जरूरत है, ऐसा सभी का मानना है, पूरे देशवासियों का मानना। लेकिन इस संकट काल में सबको एक सुर से बोलना चाहिए, जो कि नहीं बोला जा रहा है। जी बिल्कुल। और जो बात रविशंकर प्रसाद ने कही वो भी अहम हो जाती है कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है तो उसमें कई बार शामिल होने से पीछे भी हट जाती हैं। रविंद्र, बिल्कुल। देखिए 2014 के जब लोकसभा चुनाव में नतीजे आए थे तो उस समय का आप बयान रखिए, आप देखिएगा तो एक बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते। ये बयान भी आया था विपक्षी नेताओं द्वारा, जो ऐसे बयान आया था। तो जो 2014 से प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं तो उनके द्वारा बुलाई गई बैठक 2014 हो, 15 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, उसमें कैसे आएंगे, ये मानसिकता थी। हालांकि आज की बैठक में आई हैं वो, लेकिन इसके पहले बैठकों में शामिल नहीं होते हैं और जब बैठक में शामिल होते हैं तो उसके प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर देश के 54 जिलाधिकारियों से बात की, जिस बैठक की हम अभी बात कर रहे थे। इसमें जो 2 बातें महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि जल्द ही देश में वैक्सीन की कमी दूर होगी, जिससे कोरोना से लड़ना आसान होगा और गांव गांव तक जल्द ही वैक्सीन पहुंचेगी। देखिए,
टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। अर्बन और रूरल इसको भी अलग अलग से आप गौर करें ताकि आपका फोकस रहे। इवन टियर 2, टियर 3 सिटी को भी अलग से उसका एनालिसिस करें ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं। कहाँ कितनी ताकत लगानी है, किस प्रकार की ताकत लगानी है, ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और इससे जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। और जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को बहरूपिया बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना अपना रूप बदल रहा है, ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए रणनीति भी हमेशा ही अब बदलती रहेगी। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजी भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डायनेमिक रहती है तो हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ जो बैठक की उसमें संक्रमण को हराने के लिए आगे की रणनीति पर बात की, साथ ही चुनौतियों को भी गिनाया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना को लेकर अब गांवों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी ग्रामीण संक्रमण पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन गांवों को कोरोना से बचाने की बड़ी चुनौती है और उतनी ही बड़ी चुनौती वहां वैक्सीनेशन की भी है। इसी चुनौती से निपटने के लिए वैक्सीन कैलेंडर को गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है, जिससे पता चले कि कहां कब वैक्सीन लग सकती है। दूसरी चुनौती है वायरस का म्यूटेशन, यानी कोरोना का वायरस बार बार अपने रूप को बदल रहा है। भारत में करीब 3000 से ज्यादा बार अपना रूप बदल चुका है, इसलिए इससे निपटने के लिए लड़ाई का तरीका भी हर दिन बदलना जरूरी है। वहीं देश में एक्टिव केसेस पिछले कुछ दिनों में कम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने यह कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने चेताया कि बड़ी चुनौती है कि महामारी खत्म नहीं हो रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन को संवेदनशील होकर हिम्मत के साथ आगे भी काम करते रहना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि लोगों तक पूरी और सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए गांव में ग्राम प्रधान और पंचायतों के जरिए लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। गांव को संक्रमण से बचाएंगे तभी देश को कोरोना से मुक्त करवा पाएंगे, और इसलिए गांव में वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल जैसे 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरत, बार बार हाथ धोने जैसी बातें बताते रहना बेहद जरूरी है। तो ये वो चुनौतियां हैं जो इस वक्त देश जिनसे जूझ रहा है और प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों का ध्यान इन चुनौतियों की तरफ आकर्षित कराया। इस बीच आपको एक और अहम खबर दे दें, दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,231 नए केसेस आए हैं। ये आंकड़ा भी आपके लिए जानना जरूरी है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 223 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में एक दिन में 7,831 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5.50% पहुंच चुका है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 58,744 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। तो पिछले 24 घंटे के दिल्ली के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,231 नए केसेस आए हैं। साथ ही एक दिन में कोरोना से 223 लोगों की मौत का भी आंकड़ा हमारे सामने है। वहीं एक दिन में 7,831 कोरोना मरीजों के ठीक होने का भी आंकड़ा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट है 5.50% और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 58,744 लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है। और एक और अहम खबर, केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और महामारी घोषित करने पर एक एक मरीज का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। इस प्रोसीजर को अब फॉलो करने की बात की है। तेलंगाना और राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो ये एक बेहद अहम जानकारी, केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए, जिसमें एक एक मरीज का पूरा ब्यौरा या डिटेल्स को दर्ज किया जाता है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि तेलंगाना और राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर भी दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.